हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग भाई। मैं सुनील यादव और कैंप स्पेस चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो देखिएगा, हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्लास 11th का हमारा सेकंड चैप्टर होता है। उसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और क्लास आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस क्या करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम डिस्कस करने वाले हैं हम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके अंदर एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बातें करेंगे और वहीं से फिर हम लोग वेवलेंथ या एनर्जी कैलकुलेशंस की बातें शुरू कर देंगे। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा यहाँ पर पूरा डिस्कस करूंगा, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं या एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस होने वाली है। तो बिल्कुल दिल थाम के और कॉपी पेन ले करके बैठ जाइएगा, क्लास को बिल्कुल अच्छे से अटेंड करिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उसका। देखिएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम समझना है हमें। एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है भाई, समझिएगा इस बात को कि मान लीजिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक सिलेंडर लिया ये इस तरीके का, इस सिलेंडर के अंदर क्या कर लिया, गैस भर दी कोई भी। सपोज दैट कह देता हूं मैं कि भाई H2 गैस भरी हुई है इसके अंदर। क्या भरी हुई है? H2 गैस भरी हुई है इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस भर दी है। इस हाइड्रोजन गैस को फिर क्या कर दिया उन लोगों ने, सिलेंडर को गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म जब किया, उसके बाद उस लाइट को एक प्रिज्म से जब गर्म करोगे तो क्या होगा, गैस के अंदर से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी, और रेडिएशंस को क्या किया उन लोगों ने, प्रिज्म के थ्रू पास किया। प्रिज्म के थ्रू पास करने पर उनको क्या मिला, एक स्पेक्ट्रा मिला। यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्पेक्ट्रा जैसा चीज मिलने लगी, यानी कि एक हमें ग्राफ जैसा मिला। अगर स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर आप जब देखेंगे तो स्पेक्ट्रोग्राफ भी मिल सकता है, या फिल्म लगा देंगे फोटोग्राफिक फिल्म, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक फिल्म जैसी फोटो जैसा मिल जाएगा। तो उसमें कुछ इस तरीके की लाइंस, डिस्क्रीट लाइंस दिखाई देने लगी। सपोज दैट इस तरीके का समझिएगा पहले आप, यानी यहां पर क्या दिखने लगी, डिस्क्रीट लाइंस दिखने लगी। डिस्क्रीट लाइंस अपीयर्ड इन द स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या हुआ, डिस्क्रीट लाइंस। डिस्क्रीट का मतलब कहने का क्या है कि एक लाइन, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दूसरी लाइन, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के दूसरी लाइन, ऐसे डिस्क्रीट अलग अलग लाइंस मिली। लेकिन अगर जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अगर व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं ना बेटा जी, तो हमें विबग्योर मिलता है। विबग्योर यानी आर, यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक विबग्योर इस तरीके से मिलता है हमें, जो कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मतलब एक कलर दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्ज होता है, मर्ज होकर के रहता है। लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, वहां पर मर्जिंग हो रखी थी, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते थे हम लोग। लेकिन यहां पर डिस्क्रीट लाइंस नजर आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, लाइन स्पेक्ट्रा नाम रख दिया गया। लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको। और ये क्या है, क्योंकि हमने पहले गैस को गर्म किया, फिर गैस ने क्या कुछ रेडिएशंस को एमिट किया, उन रेडिएशंस को हमने प्रिज्म के थ्रू पास करने पर क्या मिला, हमें कुछ स्पेक्ट्रा जैसा जनरेट होकर के मिला। इस तरीके से स्पेक्ट्रम हमें मिलने लगा, और उसी स्पेक्ट्रा का नाम, वो स्पेक्ट्रा डिस्क्रीट लाइंस के फॉर्म में मिला, उसी का नाम क्या रख दिया गया, लाइन स्पेक्ट्रम, या इसी को हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम कह देते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा, या फिर इसी को लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी कहानी, एमिशन और लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन सवाल उठता है कि ये होता ही क्यों, ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा क्यों हो गया ये। तो समझिएगा इस बात को, देखिएगा, हमने लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी किसके बारे में, बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा जा करके, तभी आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में, आज के लेक्चर का कुछ समझ आएगा, क्योंकि आप लोग जानते नहीं होंगे उस बात के बारे में, तो आपको नहीं पता होगा। उसमें बताया गया कि भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से कुछ शेल्स हैं। ये कुछ शेल्स बताए गए थे, इस तरीके से कुछ शेल्स बताए थे। अब शेल्स के लिए क्या कहा गया कि ये n=1 है, n=2, n=3 और n=4, इस तरीके से शेल्स बता दिए गए न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब उसके बाद क्या कहा था बोर ने,
एनर्जी भी निकाली थी, इन ऑर्बिट्स की, इन शेल्स की एनर्जी कैलकुलेशन भी करके बताया था हमें। क्या क्या एनर्जी बताई थी? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ ऑर्बिट की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मैंने आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला बताया था -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आप किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर इनफाइनाइट शेल n, यहां पर n क्या लिख दूं मैं, n इज इक्वल्स टू, अगर इनफाइनाइट रखूंगा तो एनर्जी नियरली इक्वल्स टू E इनफाइनाइट जो नियरली इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम एनर्जी होगी। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि देखो न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहला शेल है उसके अंदर एनर्जी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसके बाद माइनस में वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। डिक्रीज माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी ही वैल्यू क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये तो सब लोग जानते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ से एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हुआ कि जैसे भाई मान लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन बैठा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने, अगर मान लीजिए आपने इस एटम को हीट कर दिया, एटम को हीट करना शुरू कर देंगे, आप हीट करेंगे एटम को, तो एनर्जी क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा जी, यहां से एनर्जी गेन करके सपोज दैट वो n इक्वल्स टू 4 शेल में पहुंच जाता है। तो इसके लिए ये तो क्या था, इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो ग्राउंड स्टेट था। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या था, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट था, और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट भी हो गया। ये वाली चीज क्या हो गया, n इक्वल्स टू 4 क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया इसके लिए। अब पहले तो एनर्जी गेन करके वो कहां चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। लेकिन ये बात आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में इस दुनिया में बहुत ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती है। अब बहुत ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होती है, तो यानी कि साइंस क्या कहता है कि जितनी एनर्जी ज्यादा होगी ना किसी भी चीज की, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी कि देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, माइनस में जितनी वैल्यू छोटी उतनी बड़ी होती है, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है, यानी इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज्यादा हो गई। अब ज्यादा एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी कम, तो इसको क्या करेगा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया, लेकिन वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा ये, और वापस ये ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो मान लो ये n इक्वल्स टू 2 शेल में आना चाहता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को 2 शेल में आने के लिए कुछ एनर्जी, एमिशन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा, एमिशन ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा बेटा जी। और वो एमिटेड जो एनर्जी इसने अभी रिलीज की, फोर्थ शेल से सेकंड शेल में आने के लिए, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वो फर्स्ट शेल में भी आ सकता है, वो थर्ड शेल में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन एमिट जो एनर्जी उसने एमिट की फोर्थ शेल से और सेकंड शेल में आने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर डाल दिया, प्रिज्म से पास करा दिया, और वहां से एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हमें मिलने लगा। उसी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा का नाम हमने क्या रख दिया, लाइन स्पेक्ट्रा। एमिटेड एनर्जी को पास क्या कर दिया, पास्ड थ्रू द प्रिज्म, थ्रू द प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर से पास किया हमने, तो हमें क्या मिला, इमिशन स्पेक्ट्रा मिल गया। क्योंकि लाइट जो है, जिस स्पेक्ट्रा, जिस रेडिएशन को या जिस लाइट को हमने पास किया वो एमिटेड लाइट थी, इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रा मिला। और क्योंकि स्पेक्ट्रा के अंदर डिस्क्रीट लाइंस मिलती है, इसलिए स्पेक्ट्रा का नाम क्या रख दिया गया, लाइन स्पेक्ट्रा नाम रख दिया गया। ये बातें आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गई कि नहीं हो पाई हैं। अब देखिएगा, आप लोग पूछना चाह रहे होंगे कि भाई अब देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, दो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अब एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा डेल्टा ई होता है। वो कैसे कैलकुलेट होता है, E2 - E1 होता है। हम लोग जानते हैं हमारे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। मान लो सपोज दैट फॉर हाइड्रोजन एटम की बातें कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन एटम की बातें मैं करूंगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रहेगी। मेरी z वैल्यू हमेशा 1 पुट करेंगे हम लोग, इसलिए वैसे z² होता है, यहाँ पर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये, तो z की वैल्यू 1 रख रखी, इसलिए ये हो गया। तो यहाँ पर n2 का स्क्वायर रख देता हूं मैं, और माइनस पहले से फॉर्मूला के अंदर है 13.6 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी डेल्टा ई निकल के आया। डेल्टा ई कैसे क्या हो जाएगा, 13.6 को कॉमन ले लीजिएगा आप, क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा जी, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला आ गया आपके पास। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या बन गया,
13.6 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी हो गया, यानी एनर्जी कितनी लॉस करेगा, कितनी एनर्जी गेन करेगा जब कोई ट्रांजिशन होगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में होगा या एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में होगा। जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो आप यहां से कोई भी तरीके की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, लेकिन हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तो हम एमिशन में इंटरेस्टेड है। एमिशन एनर्जी भी आप निकाल सकते हो, N1 N2 की वैल्यू प्लेस करके पुट करके। क्लियर है ये बातें आपको या नहीं, बता दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। अब ये बातें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हैं यहाँ तक की, तो फिर मैं देखिएगा और कुछ बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। अब देखिएगा भाई, एनर्जी ना, एक एनर्जी तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये फॉर्मूला बना दिया एनर्जी के, मान लो इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इस पे मैं। अब एक एनर्जी मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको। एनर्जी का फॉर्मूला एक इज इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। तो देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें इक्वेशन को, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 13.6 1/n1² माइनस 1/n2²। तो देखिएगा, एच न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लेमडा होती है। तो सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 13.6 1/n1² माइनस 1/n2² आपके पास हो गया। 1/λ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.6 से अगर इसको आप एच न्यू से डिवाइड, 39.6 को आप एच न्यू से अगर डिवाइड कर देते हैं, या एच सी से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/n1² माइनस 1/n2² ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ना ये पूरा एक वैल्यू बन जाएगी, पूरा एक कांस्टेंट जैसी, क्योंकि h भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट और 13.6 भी कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया गया, RH नाम रख दिया गया इसका, RH 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। और इस फॉर्मूला की वैल्यू समझिएगा, ये जो RH मैंने लिखा, अब यहाँ पर RH का मतलब क्या होता है देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सारा। ये जो मैंने RH लिखा, इस RH का मतलब क्या होता है, RH को हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है ये, और जनरली इसकी वैल्यू जो है वो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या फिर 1.09677 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है इसकी वैल्यू। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बातें क्लियर हो गई आपको तो बताइए मुझे फटाफट से। कई बारी 1/r की वैल्यू की जरूरत भी आपको पड़ेगी, तो 1/r की जो वैल्यू होती है ना बेटा जी, वो होती है 911 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछ ले तो आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि 1/r की वैल्यू है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 1/λ इज इक्वल्स टू RH, यानी RH की वैल्यू अगर 109,677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। अब एक बात और जानते हैं आप लोग, 1/λ जो होता है, जब हमने क्या बताया था आपको, हमने जब बात की थी किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/λ क्या होता है, न्यू बार होता है, न्यू बार यानी कि वेव नंबर होता है। ये क्या होता है, दिस इज नोन एज वेव नंबर। और ये वेव नंबर है, तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्मूला से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इससे न्यू बार यानी वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। और अगर इस फॉर्मूला को मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई इंटू Z² लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटू Z² लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, या ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, Z² 1/n1² माइनस 1/n2², ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास कंप्लीट। ये किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर हाइड्रोजन H लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन के लिए तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए भी लगा सकते हैं, यानी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, 1 होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जिनका अलग होगा। तो इसलिए मैंने Z यहाँ पर डाल दिया, Z² इसलिए लिखा है मैंने
क्योंकि जब जेड स्क्वायर यहाँ डालेंगे आप तो जेड यानी एटॉमिक नंबर, तो जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे होंगे उसी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर यहाँ प्लेस करेंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूला, सारा डेरिवेशन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वर्क करता है। बोर ने इन सब चीजों को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला का न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा 109677 z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और किसमें होगा, यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आई होप। और अगर नहीं क्लियर हुई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखना, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें। चलिए फिर आगे बात करता हूं मैं। अब देखिएगा भाई क्या हुआ, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। फॉर्मूला को मैं एक साइड में लिख देता हूं, कहीं पर बोर्ड के एक साइड में फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं। 1 बाई लैम्डा यानी न्यू बार का जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू 109677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर इनवर्स, ये फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया, अभी हमने समझा है। अब देखिएगा क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, उनने क्या किया, एनर्जी को इस तरीके से प्लॉट किया। बोला कि क्या, कहने लगे कि मान लीजिए n इक्वल्स टू 1 शेल है, ये n इक्वल्स टू 2 शेल है, ये n इक्वल टू 3 शेल है, ये n इक्वल्स टू 4 शेल है, ये n इक्वल्स टू 5th शेल है, ये 6th शेल है। और ऐसे जाने पर आगे जाकर के ये लाइंस के बीच में जो स्पेस है ना, ये कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे, मान लो इसको n इक्वल्स टू इनफाइनाइट नाम दे देता हूं मैं, ये 6th शेल है। स्पेस कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी प्लॉट की है। मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले शेल की एनर्जी क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ की -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है शेल्स के बीच में। एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, इसलिए देखो शेल्स क्या स्पेसिंग जो है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी कम होता चला जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन भाई पहले से कहां पर बैठा था, यहां पे बैठा था, ठीक है। या सपोज दैट मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन जब वो वापस एमिट करेगा, मान लो पहले वो सेकंड से फर्स्ट पे आकर के गिर गया, यानी कि डी एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन। हो सकता था वो थर्ड से फर्स्ट पे आकर के गिर जाता, हो सकता है फोर्थ से फर्स्ट पे आकर गिर जाए, हो सकता है 5th से फर्स्ट पे आकर गिर जाए, 6th से फर्स्ट पे आकर गिर जाए, और हो सकता है इनफाइनाइट से फर्स्ट पे आकर के गिर जाए, है कि नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी लाइंस आपको दिखेंगी, यानी कि गिर के कहां पे रहा है, हर बार आकर के n इक्वल्स टू 1 शेल पर। और इसका मतलब जब भी वो सेल इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा होगा, किसी भी शेल से आकर के फर्स्ट शेल में पहुंच रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का एमिशन हो रहा होगा। और एनर्जी का एमिशन हो रहा होगा तो देखो लाइंस जैसा दिखाई दे रहा है आपको, लाइंस जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है आपको। अब लाइंस जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है, देखो बेटा जी, सबसे पहले एक बात देखो आप, n इक्वल्स टू 1 है ये, और ये n इक्वल्स टू क्या है, इनफाइनाइट है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में, फर्स्ट और n इक्वल्स टू इनफाइनाइट के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। और सबसे कम n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है, उसमें क्या है, सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस है। तो क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 टू, या वी कैन से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू n इज इक्वल्स टू 1 जो ट्रांजिशन है वो लार्जेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है। और जब कोई चीज लार्जेस्ट एनर्जी की होती है तो उसी को मैं क्या लिख सकता हूं, लीस्ट वेवलेंथ का ट्रांजिशन है वो, क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो एनर्जी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस ट्रांजिशन का इनफाइनाइट से 1 पे जब आएगा तो उसकी वेवलेंथ तो सबसे छोटी होगी, एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं n इक्वल्स टू 2 से अगर कोई ट्रांजिशन n इक्वल 1 पे हो रहा है, तो ये स्मॉलेस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है, लीस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है ये। लेकिन वेवलेंथ क्या होगी भाई इसकी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन भी इसी को ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि जितनी एनर्जी कम होगी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई
लैम्डा, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वेवलेंथ है। तो इजीली यहां से आपको ये चीज पता लग रही होंगी कि एनर्जी और वेवलेंथ क्या इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये ट्रांजिशन देखने को आपको मिला। अब देखिएगा ये ट्रांजिशन जब देखने को मिला तो जिस साइंटिस्ट ने इस ट्रांजिशन को समझा था ना भाई, अब देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक ट्रांजिशन मैंने आपको बना करके दिखाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं। अब हम लोग ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन किसके लिए समझने वाले हैं, हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। यानी हम लोग बात करेंगे अब इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के इमिशन स्पेक्ट्रम की बातें हम लोग करने वाले हैं यहां पर। देखिएगा अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बना देता हूं, ये एनर्जी का एक्सिस है, इधर एनर्जी प्लॉट किया गया। ये n इक्वल्स टू 1 शेल था, ये n इक्वल्स टू 2 शेल था मान लीजिएगा, ये 3rd शेल था, ये 4th शेल था, ये 6th शेल था। इस तरीके से बहुत सारे शेल्स आगे बनते चले जाएंगे। इस तरीके से शेल्स दिखाई देंगे आपको, और फाइनली जाने के बाद क्या मिलेगा आपको, अगर मैं सबसे लास्ट में एक ड्रॉ कर दूं तो n इक्वल्स टू इनफाइनाइट शेल आपको क्या होगा, लास्ट में मिलेगा इनफाइनाइट नंबर का शेल होगा कोई भी। अब देखिएगा उन लोगों ने क्या बोला कि भाई अगर कभी ट्रांजिशन होता है तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा, लाइन स्पेक्ट्रा जो जनरेट हुआ वो अलग अलग सीरीज ऑफ लाइंस में डिवाइड किया गया था। देखिएगा पहले साइंटिस्ट आए, कहने लगे कि अगर मान लो ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 2 से 1 पे होता है, या 3 से 1 पे होता है, या 4 से 1 पे होता है, या 5th से 1 पर होता है, या फिर 6th सेल से 1 पर होता है, या फिर इनफाइनाइट सेल से 1 पर होता है, तो ये क्या हुआ, सारे ट्रांजिशन ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको जो सिर्फ n इक्वल्स टू 1 पर ही आ रहा है, यानी कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है, डी एक्साइट होकर के n इक्वल्स टू 1 पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके का जो ट्रांजिशन देखा गया ना, वो एक साइंटिस्ट होते थे, उनका नाम था लाइमन। लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने इस तरीके के ट्रांजिशन को रीड किया था, समझा था, बताया था, समझाया था हमें। अब इसलिए ये ग्रुप ऑफ लाइंस बन गई बहुत सारी, इसलिए इस सीरीज का नाम ही क्या रख दिया गया, लाइमन सीरीज इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, लाइमन सीरीज नाम रखा गया, और इन लाइंस को लाइमन लाइंस कह देते हैं हम लोग, लाइमन लाइंस कह देते हैं, लेकिन पूरा स्पेक्ट्रा किसका है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है ये। अब लाइमन सीरीज के लिए पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो एनर्जी आप निकालेंगे, यानी जो वेवलेंथ या वेव नंबर आप निकालेंगे, तो उसमें n1 n2 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो वहां पर n1 क्या रखा जाएगा भाई, लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या होगा, 1 होगा, और n2 क्या होगा, जो भी आप शेल्स यूज कर रहे हैं, यानी n1 1 होगा, और n2 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है इन केस ऑफ लाइमन सीरीज। अब देखिएगा एक और साइंटिस्ट आए, उनने बोला कि भाई अगर मान लो ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 3 से 2 पे हो जाता है, 4 से 2 पे हो जाता है, 5 से 2 पे हो जाता है, 6 से 2 पे हो जाता है, या फिर इनफाइनाइट से 2 पर हो जाता है, तो इस तरीके का ट्रांजिशन है ना, ये जो ट्रांजिशन समझा था, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा समझा किसी ने, वो साइंटिस्ट थे हमारे बाल्मर साइंटिस्ट हुआ करते थे, और इसलिए सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, सीरीज ऑफ लाइंस को बाल्मर सीरीज नाम रख दिया गया बेटा जी। इसका नाम क्या रख दिया गया, बाल्मर सीरीज नाम रख दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि बाल्मर सीरीज में n1 क्या लेंगे आप, n1 बराबर 2 होता है इसके लिए, और n2 क्या होगा, 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं, क्या कि जो लाइमन सीरीज होती है ना, लाइमन सीरीज जो होती है हमारी, वो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते। यानी कि लाइमन सीरीज पूछा जाएगा आपसे, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, जिसमें बहुत सारी हमने रेडिएशंस के बारे में समझा था, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो, सब के बारे में समझा था, पढ़ा था वहां पर। तो पूछेगा आपसे उनमें से किस रीजन में ये लाई करती हैं ये सीरीज। तो बेटा जी
लाइमन सीरीज जो है ना वो अल्ट्रा वोयलेट रीजन के अंदर लाई करती है। किस रीजन में? अल्ट्रा वोयलेट रीजन में लाई करती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भाई बाल्मर सीरीज जो है वो किस रीजन में, तो बाल्मर ही एक इकलौती ऐसी सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करती है। किस में लाई करती है? विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। यानी कि बाल्मर सीरीज ही ऐसी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है हाइड्रोजन के अंदर जिसको आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। और बाल्मर यानी कि बाल्मर सीरीज की जो वेवलेंथ होगी वो जो लैम्डा होता है वो 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रोम के बीच में होगा, या फिर कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगा 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच में अगर वेवलेंथ होती है तो ही वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ है। यानी उन्हीं वेवलेंथ की लाइट को हम लोग विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं नेकेड आइज से। उसके बाद समझिएगा एक और साइंटिस्ट आए, उनने बोला कि अगर मान लो भाई n इज इक्वल टू 4 शेल से 3rd शेल पे ट्रांजिशन होता है, या 5th से 3rd पे होता है, या 6th से 3rd पे होता है, 7th से 3rd पर हो जाता है, तो या फिर इनफाइनाइट से 3rd पर हो जाता है, तो इसका नाम क्या रखा गया? इस सीरीज का नाम पाश्चन सीरीज रख दिया गया। पाश्चन सीरीज इसको हम लोग कहते थे। तो पाश्चन सीरीज के अंदर n इज इक्वल टू 1, n1 क्या होता है? 3 होता है, और n2 क्या होता है? 4, 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो पाश्चन सीरीज है वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा है हमारा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में किस जगह पर ये लाई करता है? तो ये कहाँ लाई करता है? इंफ्रारेड रीजन के अंदर। इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये लाई करेगा। उसके बाद बात करता हूं, अगर n इज इक्वल्स टू 5th शेल से 5 शेल से 4 पर ट्रांजिशन होता है, या 6 से 4 पर होता है, या 7 से 4, या 8 से 4, या फिर इनफाइनाइट शेल से 4 पर होता है, तो इस सीरीज का नाम रख दिया गया था ब्रैकेट सीरीज। इसको ब्रैकेट सीरीज नाम दिया गया। और ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 बराबर क्या होता है? 4, n2 क्या होगा? 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। और कहने का मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है ना, यानी जो पाश्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, दोनों ही इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती हैं। ये दोनों की दोनों सीरीज किस रीजन में लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये लाई करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक और ट्रांजिशन के बारे में बात कर लेता हूं मैं आपसे। अगर मान लो कोई ट्रांजिशन ऐसा होता है जो 6th सेल से, या ऐसा मान लें कि 6 सेल से 5th पे, या 7th से 5th पर, या 8 से 5th पर, या 9 से 5th पर, या इनफाइनाइट से 5th पर, तो इस सीरीज का नाम पफंड सीरीज, फंड सीरीज भी कह देते हैं, फंड सीरीज या पफंड सीरीज रखा गया। तो पफंड सीरीज के लिए n1 जो है वो 5 होता है, और n2 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। और ये वाली सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही लाई करती है। इसके बाद एक सीरीज और होती है, जनरली वो नहीं पूछी जाती है, वैसे मैं आपको बता देता हूं। अगर ट्रांजिशन कहाँ हो जाए, n इज इक्वल्स टू 7 से लेकर 6 पर हो जाए, 8 से लेकर 6 पर हो जाए, 9 से 6 पर हो जाए, या इनफाइनाइट से 6 पर हो जाए, तो इस सीरीज का नाम रखा जाता है हम्प्री सीरीज। हम्प्री सीरीज इसको हम लोग कहते हैं। और हम्प्री सीरीज में n1 क्या लेंगे आप? 6 लेंगे, और n2 क्या लेंगे? 7, 8 अप टू इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू यूज करी जा सकती है। तो आपसे ये जो स्पेक्ट्रा आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा बना हुआ, आई होप ये सबको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। ये जो स्पेक्ट्रा बताया मैंने यही है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी को एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं हाइड्रोजन एटम का। इसमें किसी भी ट्रांजिशन का अगर आपको वेव नंबर निकालना हो या वेवलेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको क्लियरली यहां से वेवलेंथ या वेव नंबर, और जनरली जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली क्वेश्चन वेवलेंथ या वेव नंबर कैलकुलेट करने का ही क्वेश्चन बनता है, या फिर एनर्जी कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनता है यहां से। तो आई होप ये स्पेक्ट्रा आपको पूरा क्लियरली समझ आया होगा। और इसके बाद अगर बात करूं मैं, देखिएगा ट्रांजिशंस की, अगर ट्रांजिशन की बातें हम करें, ट्रांजिशन की बातें अगर करें तो देखिएगा क्या ट्रांजिशन, किस तरीके से ट्रांजिशन होता है। देखिएगा एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आप लोगों को। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें एक छोटी सी बात और समझिएगा, फिर आपको
ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भाई मान लेते हैं, मैं कह देता हूँ ये n इज टू 1 है, ये n इज टू 2 शेल है, ये थर्ड शेल है। इसको थोड़ा सा स्पेसियस बना लेते हैं जिससे क्लियरली समझ आ जाएगा। ये फिफ्थ शेल है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बैठा हुआ है, वो डी एक्साइट होना चाहता है, हो सकता है वो फर्स्ट शेल में जाना चाहता है, मान लो ऐसा, हो सकता है वो डायरेक्टली फर्स्ट पर आ जाए, हो सकता है पहले वो एक बार ट्रांजिशन यहाँ पर करे, थर्ड पर आए, थर्ड से फिर सेकंड पर आए, सेकंड से फिर फर्स्ट पर आए वो, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ से पहले सेकंड पर चला जाए और सेकंड से जाने पर यहाँ पर चला जाए। फिर वो यही कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देखो कितने तरीके के ट्रांजिशन आपसे पूछेगा, कितने ट्रांजिशंस हुए इसके अंदर। तो एक ट्रांजिशन, एक तो कंप्लीट हो गया, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन, चौथा ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशंस हो गए, है कि नहीं है। और 5, क्योंकि ये वाला तो हमने ऑलरेडी गिन लिया, 5 ट्रांजिशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से। अब और कोई ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी है क्या मेरे पास, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा मुझे, जल्दी से बताओ भाई, और कोई ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है क्या मेरे पास। तो ये तो एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको क्या करना पड़ जाए, आपको n1 n2 की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछ ले कितने ट्रांजिशंस यहां से पॉसिबल हो सकते हैं, हाउ मेनी ट्रांजिशंस, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी मैक्सिमम ट्रांजिशंस आर पॉसिबल फॉर, या ऐसा लिख देते हैं, हाउ मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल फ्रॉम n2 टू n1, कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक सॉल्यूशन यानी फॉर्मूला बता देता हूं मैं आप लोगों को। कैसा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 और कंप्लीट को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस निकल के आ जाएंगे। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैसे निकल सकता है, ये भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला लगा करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिएगा, मैं कहता हूं कि भाई क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, n2 जो है मेरा 4 है और n1 जो है वो 1 है, इसके ऊपर मुझे बताइए कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा n2 माइनस n1, तो n2 माइनस n1 4 माइनस 1 करिएगा, इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई किससे कर दीजिएगा, 2 से कर दीजिएगा। तो कितना आएगा आपके पास 3, ये तो 3 आ गया। उसके बाद ये कितना आएगा 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितने ट्रांजिशंस, 6 ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। कहां से, n बराबर 4 से और n बराबर 1 पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होना चाहता है तो उसके पास कितने ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी है, 6 टाइप के ट्रांजिशंस हो सकते हैं उसके अंदर। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। अब एक ट्रांजिशन आप लोग समझ पा रहे होंगे, कौन सा ट्रांजिशन भाई, एक ट्रांजिशन क्या होता है, ये अगर यहाँ पर आए पहले और फिर डायरेक्टली नीचे आ जाए तो ये ट्रांजिशन भी काउंट हो जाता है। देखिए ये इसको तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ काउंट हो गया, और एक ये ट्रांजिशन है, आपको नया ट्रांजिशन देखो, एक ट्रांजिशन, इसको मैं लिख देता हूँ, एक ट्रांजिशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ट्रांजिशन, इसको काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो पहले ही काउंट हो चुका है यहाँ पर, और 6th ट्रांजिशन क्या हो गया ये। तो देखिएगा वैसे भी आपको समझ आ रहा है 6 ट्रांजिशंस, लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात हो जाती है। अगर एक भी ट्रांजिशन छूट गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपके पास कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, आपके पास एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट आंसर ही निकल के आएगा। तो आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आई होंगी। ये था हाइड्रोजन का पूरा स्पेक्ट्रा। एक चीज छोटी सी बात इसके अंदर रह गई है, छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको, और फिर ये स्पेक्ट्रा का जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये क्लियर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा आज ये। तो चलिएगा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको। लिमिटिंग लाइन, या फिर इसी को कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं कि लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, किसी भी सीरीज की लिमिटिंग या फिर लास्ट लाइन कौन सी होती है किसी भी सीरीज के अंदर, चाहे वो लाइमन सीरीज पूछे, चाहे वो बाल्मर सीरीज पूछे, चाहे वो पास्चन, ब्रैकेट, पफर्न, हम्फ्री, कोई भी सीरीज क्यों ना पूछ ले, आप किसी भी सीरीज के लिए लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन कैसे निकालेंगे कि भाई वो लास्ट लाइन क्या होती है। तो देखिएगा सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको।
अगर किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन आपको निकालनी है तो उसमें n2 की जो वैल्यू है उसको आप इनफाइनाइट रख दीजिएगा, और n1 जो है वो कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन सीरीज। जो भी सीरीज आपको दे रखी होगी, लाइमन के लिए n1 1 होता है, n1 बराबर 2 होता है, बाल्मर के लिए 3 होता है, पास्चन के लिए 4 होता है, ब्रैकेट के लिए 5 होता है, पफंड के लिए, और 6 होता है एम्प्री के लिए। तो वो अकॉर्डिंग टू द सीरीज रखेंगे। लेकिन अगर n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी तो वहां से जो लाइन मिलेगी, लिमिटिंग मतलब उसके बाद कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिटिंग मतलब वो फाइनल यानी कि लास्ट लाइन है, उसके बाद कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती उस सीरीज के अंदर। तो यही कहने का मेरा मतलब था, लिमिटिंग लाइन निकालने के लिए हमेशा क्या रखोगे आप, n2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेगा, और n1 क्या रखेंगे आप, जो भी आपको गिवन सीरीज होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो भी वैल्यू होती होगी n1 जो भी होगा, या जो भी जिसके लिए सारा बता दिया है मैंने आपको, वो आप यूज़ कर लेंगे। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप वीडियो को फटाफट से एक बार रिवाइंड करके जल्दी से देख लीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक बोहर मॉडल ऑफ एटम की वीडियो नहीं देखी है, तो आप वो वाली बोहर मॉडल ऑफ एटम की वीडियो देखेंगे तो आपको जो ट्रांजिशंस, जो भी चीज़ें मैंने बताई यहाँ पर, अभी जो चीज़ें मैंने आपको क्लियरली समझाई यहाँ पर, वो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब आप बोहर एटॉमिक मॉडल का जो हमारे पास रखा हुआ है लास्ट वीडियो है उसको जब आप देख लेंगे जाकर के, क्योंकि आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट हुई, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, तो आप इजीली स्पेक्ट्रा को समझ पाएंगे। देखिएगा, स्पेक्ट्रा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पेक्ट्रा से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस जब आपको पता लग जाएंगे, क्वेश्चन जब आप स्पेक्ट्रा समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और सब लोग पहले इसको पढ़िएगा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। फिर क्वेश्चन नहीं होता है तो मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन आपके पास ऑल टाइम 24/7 अवेलेबल होता है, तो आप उसमें कभी भी कमेंट डालेंगे तो आपको उसका रिप्लाई 110% मिलेगा। तो देखिएगा, आज की बातें समाप्त हुई, हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और आई होप सबको ये बातें क्लियरली समझ भी आई होंगी। तो चलिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो ये उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में थोड़ा सा जिक्र हम लोग करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसका नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा डीप में उसके बारे में नहीं स्टडी की जाती, क्योंकि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जैसी वहाँ पर वेव इक्वेशन है जो कि हायर स्टडीज़ के अंदर सिंप्लीफाई कराई जाती है, वो बियॉन्ड द क्लास 11th सिलेबस होती है, तो उसको हम लोग कवर अप नहीं करते हैं यहाँ पर, या उसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही टिपिकल सॉल्यूशन होता है, तो उसका सॉल्यूशन का कोई बेनिफिट भी नहीं हमें। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा। तब तक, जब तक आप सारा ये पहले कवर कर लीजिएगा, इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसके ऊपर होमवर्क कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।